अनादि टीवी के बात मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं शिप्रा पाठक जी, जिन्होंने महाकुंभ नगर में गंगा की रेती पर 30 किलोमीटर में बसे इस महाकुंभ नगर में एक थैला और एक थाली अभियान चला रखा है। क्या है एक थैला एक थाली अभियान, कैसे इसकी प्रेरणा मिली, कैसे इसमें सहयोग करने वाले आगे आए और कैसे इन्होंने इसको मूर्त रूप दिया, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। शिप्रा जी, नेशनल चैनल अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। एक थैला एक थाली, कहाँ से ये मन में आया, प्रेरणा क्या थी, कैसे फिर ये संकल्प मूर्त रूप लिया और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये सब हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। नर्मदे हर कुंभ की इस पवित्र भूमि से आप सबको प्रणाम भेजती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि जहाँ कुछ ऐसी रील और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसका हमारे कुंभ की संस्कृति और सभ्यता से कोई अर्थ नहीं है, वहाँ आपने भले ही छोटा प्रकल्प मेरा हो लेकिन इतने सार्थक प्रकल्प के लिए समय दिया और समझने के लिए आप यहाँ तक आए। एक थैला एक थाली पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एक ऐसा अभियान है जो कुंभ में शुरू होने के 1 वर्ष पहले ही हम लोगों ने सोचना आरंभ कर दिया था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो नदी को माँ मानते ही नहीं हैं, जानते भी हैं, जिनके लिए नदियाँ देवी सिर्फ पुराणों की वजह से नहीं है, हमारे जीवन में भी ये एक सच उतर चुका है। तो हमें सिर्फ डुबकी लगाकर इस कुंभ में मोक्ष प्राप्त करने की कामना से नहीं आना था, हमें प्रयाग की इस भूमि पर जहाँ देवता भी आने के लिए व्याकुल रहते हैं, इस भूमि को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, यहाँ की मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए भी अभियान चलाना था। तो ये वहाँ से आया कि क्या करना चाहिए, कैसे हम प्लास्टिक मुक्त करें। तो बहुत हद तक तो प्लास्टिकें नहीं रोकी जा सकती हैं, जैसे जितना भी आपको देखेंगे कुंभ में जो सामान बिक रहा है वो पन्नी में ही पैक होता है और बिस्लरी की बॉटल्स भी लोग खरीद के पी रहे हैं। तो इतना सामर्थ्य मेरा नहीं है इतना कि मैं पूरा प्लास्टिक बैन कर दूं, पर हमें लगा कि इसको हम 1 भाग भी कम कर पाए या 3 भाग भी कम कर पाए तो इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले दिमाग में आया जो सबसे अधिक प्लास्टिक, थर्माकोल और कचरा प्लास्टिक के रूप में निकलता है वो निकलता है शिविरों से, अखाड़ों से, कुंभ की भूमि से। पत्तलों में जो भंडारे चलते हैं, प्लास्टिक में जो भंडारे चलते हैं, वो इतनी मात्रा में निकलता है कि जब मेला अधिकारी से हमने कुछ पहले के रिव्यू लिए तो पता चला कि अगर हम 40 करोड़ लोगों के आने का सोच रहे हैं और प्रति व्यक्ति दिन में 3 पत्तल प्लास्टिक की यूज हो रही है तो लगभग 8,000 टन प्लास्टिक और 40,000 टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। ये एक औसत निकल के आया। हमें लगा अगर हम इसको 1,000 टन पे भी ले आए तो हमारी उपलब्धि रहेगी। हमने शिविरों से बात की, हमने साधु संतों से बात की, हमने अखाड़ों से बात की और वहाँ जाकर निशुल्क हमने थैले और थालियों का वितरण किया, क्योंकि ये हमें निशुल्क ही मिले थे। इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए मैं हर उस भारतीय व्यक्ति का आपके इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ जो नहीं भी आ सके। उन्होंने ये सोच के थालियाँ भेजी हैं कि हमारे ना जाने से ना सही, हमारे द्वारा थाली भेजने से ही शायद हमारी सहभागिता हो जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रयास, और जब वो सफल हो चुका है तब आपको बधाई भी। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपका रिश्ता एक राजनीतिक परिवार से है, जिस परिवार की पुत्री हैं आप, जहाँ आपका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, वह राजनीति बहुत सशक्त ढंग से थी। जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, परिवार में राजनीति में कब कौन रहा, और अगर आपको अवसर मिलता है सकारात्मक ढंग से, सकारात्मक का मतलब हुआ कि जो आप जिस विधा में आपकी रुचि है, अध्यात्म, पर्यावरण, नदी संरक्षण, इन सब चीज़ों में रहते हुए अगर आदर सहित उत्तर प्रदेश या देश में कहीं पर राजनीति के माध्यम से सेवा का मौका मिले तो आपका रुख क्या होगा? पहले ये कि परिवार में राजनीति में कौन कब कैसे रहा, किसको आपने कैसे क्या करते देखा, और फिर आपका अपना रुख इस पर क्या है? मेरी दादी स्वर्गीय संतोष कुमारी पाठक जी बदायूं जिले में दातागंज से 4 बार विधायक रही थी। उनके पिताजी विधायक रहे थे तो लगभग 30-40 वर्ष हमारे यहाँ विधायकी रही।
और उसके बाद हर छोटे बड़े पद जो होते हैं वो भी किसी ना किसी के पास रहे। तो एक लीगेसी बहुत बड़ी मैंने राजनीतिक तौर पर देखी थी, लेकिन उस समय की राजनीति बहुत अलग ढंग की होती थी। मैंने देखा है कि दादी को राजनीति अपने मायके की विरासत से मिली थी। वो अकेली पुत्री थी, उनके पिता विधायक थे और पिता से पुत्री को मिला था और वहाँ से मेरे पिता ने संभाल लिया। लेकिन मैंने अपनी दादी को देखा है और अपने पिता को देखा है कि उनके लिए वो राजनीति एक सच में सन्यास की तरह संतत्व भाव से मानवता की सेवा करने के लिए थी। तो वो भाव आज के युग में मैं नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है बहुत लोभ आ गया है, बहुत मोह आ गया है। हालांकि इसमें भी विरले लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी 100% है। आदरणीय योगी महाराज जी इसका एक विलक्षण उदाहरण है कि एक ऐसे पद पर बैठकर भी भ्रष्टाचार उन्हें छू भी नहीं पाया और उनका अनुशासन पूरी दुनिया जानती है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस प्रश्न से, 2 प्रश्नों से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। जब मैं आध्यात्मिक प्रज्वलित होती हूँ तो प्रश्न उठता है आप सन्यास कब ले रही हैं, क्या आप साध्वी हैं? जब मैं अपने ऐसे कोई अभियान जो थैले थाली हैं इनके लिए जब तक आप बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे तब तक ये अभियान कैसे देश में फैलेगा? लगभग 15 राज्यों में कटआउट लगे, पोस्टर लगे, लाउड स्पीकर से हमने ये अनाउंसमेंट किया, कृपया कुंभ में जाएं तो पन्नी ना ले जाएं, कृपया कुंभ में जाएं, जो पन्नी ले जाएं तो वापस लाएं। उसका सीधा सीधा तौर जैसे ही आपको प्रसिद्धि मिलती है राजनीति से जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ना तो सन्यास का विचार है ना राजनीति का विचार है। मेरा सवाल, क्योंकि आपने जवाब दे दिया, सवाल है कि राजनीति में अगर कुछ कमी है, राजनीति में अगर अभी कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो कोई तो इसका जिम्मेदारी लेगा, कोई तो इसको आगे लेके जाएगा। आप जनता की समस्या जानते हैं, आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं, आप नदियों की समस्या जो कि हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी समस्या है, जल ही नहीं होगा तो ये जीवन ही नहीं होगा। और जल वो भी अविरल प्रवाह का जल, शायद जो ऊर्जा पैदा करता है, पूरे वातावरण को जो सिक्वेंसाइज करता है, वो तो सबसे आवश्यक है। आप ये भी जानते हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी है, परिवार में आपने सब अभी भी जानते हैं कि लोगों को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। इस पर आपने हमें जवाब दिया। पहले मैंने आपसे कहा था, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने, आपकी तरह विश्लेषण करने वाले व्यक्ति ने हमसे कहा कि धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। तो धार्मिक रास्ते पर चलते हुए भी आज देखो, एक विधायक हैं, पीलीभीत के एक सीट से विधायक हैं और वो महामंडलेश्वर होने जा रहे हैं, क्योंकि साधु वो पहले से हैं। प्रवक्तानंद नाम है उनका, पीलीभीत के बरखेड़ा सीट से विधायक हैं प्रवक्तानंद महाराज, साधु पहले से हैं। जिस अखाड़े से वो साधु हैं वहाँ उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिल रही है और वो दूसरी बार विधायक हैं। आप ये कैसे मानते हैं कि विधायक या सांसद बनना कैसे खराब है? और अगर खराब नहीं है तो यदि, मैंने कहा कि यदि प्रारब्ध अवसर देता है, यदि जिम्मेदारी सेवा के रूप में मिलती है, तो फिर इसमें सीधा सीधा सवाल, तो फिर इसमें आपका रुख क्या होगा? नहीं, मैंने अपने आपसे भी इस इंटरव्यू में और उसके पहले भी कभी ये नहीं कहा राजनीतिक क्षेत्र गलत है। उसी राजनीति पर देश की पूरी रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है, वही रीढ़ की हड्डी है। उस पे अच्छे लोग बैठने चाहिए, सात्विक लोग बैठने चाहिए और कर्मठ लोग बैठने चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैंने कहा कि सन्यास और राजनीति मेरा मार्ग नहीं है। मेरी प्राथमिकताएं नदियों का संरक्षण है। अगर नदियों का संरक्षण करते समय बीच में कोई मार्ग ऐसा आता है कि हाँ, अगर ये सन्यास लेने से नदियाँ सारी अविरल और निर्मल हो जाएंगी, या ये राजनीतिक पद एक्सेप्ट अगर मैं कर लूंगी तो नदियाँ अविरल और निर्मल हो जाएंगी, तो शिप्रा बहुत छोटी है अपनी उस आहुति देने के लिए। क्योंकि मैं खुद तो कुछ हुई नहीं, मैं तो बूंद हूँ, और वो बूंद की कैसी एक अजीब सी इच्छा है, कैसी अमृत वाली इच्छा है उस बूंद की, वो नदी बचाने चली है। तो उस नदी बचाने के मार्ग में जो कुछ भी आएगा, मैं पूरी पवित्रता, पूरी सात्विकता से अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए वो धर्म निभाऊंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई, बहुत सारा कवरेज मैंने अपने पूरे जीवन में राम मंदिर को लेकर किया। तब भी जब वो ढांचा गिरा जिस पर बहुत विवाद हुआ, तब भी जब छोटा था मैं, लेकिन मीडिया में था, मैं अखबार में काम करता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। फिर शिलान्यास हुआ, मैं उसमें भी अखबार में था।
3 दिन तक मैंने लगातार हेडिंग में खबर लिखी, मुझे अभी भी याद है। पहले दिन मैंने लिखा राम मंदिर शिलान्यास, नमामि रामम रघुवंशनाथ। दूसरे दिन मैंने लिखा मोदी जी आने वाले हैं, तो मैंने लिखा जब मोदी जी बोलेंगे सिए राम मैं सब जग जानी। और तीसरे दिन मैंने लिखा जिस दिन प्राण शिलान्यास होना था, मैंने लिखा प्रकट होंगे श्री राम, शुरू हुआ काम। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं शायद अपने पूरे जीवन में उस क्षण को कभी भूल नहीं सकता। 22 जनवरी को तब मैं इसी कार्य के माध्यम से, जैसे महाकुंभ में हूँ मैं एक न्यूज़ चैनल में स्टेट ब्यूरो हेड था और मुझे वहाँ पर कवरेज के लिए भेजा गया था। मैं वहाँ था, प्रभु श्री रामलाल जब प्रकट हुए टेलीविज़न चैनल पे, तो मैंने पहली बार देखा कि जहाँ केवल पत्रकार ही थे, 600 पत्रकार थे मीडिया सेंटर में, और वहाँ जब रामलला प्रकट हुए तो मैंने देखा बाहें उठाकर जय श्री राम का नारा मीडिया सेंटर में लग रहा था। अध्यात्म से कोई अलग नहीं हो सकता, अगर अपने आप को कोई कहता भी है तो भी नहीं हो सकता। आज अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने आए हैं, आलोचना करते थे व्यवस्थाओं की, मुख्यमंत्री योगी जी की भी। कैबिनेट बैठक यहाँ हुई तब भी आलोचना की उन्होंने, ढेर सारे ट्वीट और क्या क्या क्या, लेकिन आना तो पड़ेगा, आपने उस दिन अपने इंटरव्यू में कहा था। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आना तो पड़ता क्यों है? शिप्रा जी को क्या लगता है कि आना क्यों पड़ता है? आपके जीवन से जल हटाया जा सकता है, आप जल की बुराई करिए। आपके जीवन से जल कैसे हटाया जा सकता है? 70% तो आपके ही अंदर नदी बह रही है और 70% सृष्टि में जल है। ऐसे समय पर आप उसी जल की बुराई क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी मूर्खता है। तो जैसे जल इतना अनिवार्य है जीने के लिए, ऐसे ही उस जल को पीकर जीवित रह के करोगे क्या? अगर आपके जीने का ढंग मर्यादित नहीं हुआ, अगर आपके जीने के ढंग ने समाज का कोई हित नहीं किया, समाज का वो हित करने के लिए ही धर्म आवश्यक है। संस्कृति तब भी थी जब हम पत्थर से पत्थर रगड़ कर आग जलाते थे। संस्कृति तब भी थी जब जानवरों को मारकर खा जाया जाता था। संस्कृति तब भी थी जब बहुत वनस्पतियां नहीं थी। संस्कृति तब भी थी जब बिना कपड़े के लोग रहते थे और धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था बानर से मनुष्य का। लेकिन उस संस्कृति को, वो एक ऐसी संस्कृति थी जो लाइन अप नहीं थी, पंक्तिबद्ध नहीं थी, मर्यादा नहीं थी। उस संस्कृति में जब धर्म उतरा तो संस्कृति में एक निखार आया। धर्म ने हमें बताया कपड़े कैसे पहनने हैं, बोलना कैसे है, जल को जीवन क्यों कहा गया है, नदी को देवी कहना ही धर्म ने बताया, ये संस्कृति ने नहीं कहा था। अगर संस्कृति ने ये कहा होता तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यताएं खत्म नहीं हुई होती। उन्होंने उन्हें जलधारा माना और नदी माना। हमने जब धर्म आया, उस धर्म ने कहा नदी नहीं है, जलधारा नहीं है, माँ गंगा है, माँ नर्मदा है। और जब धर्म ने ये रंग दिया तो वही संस्कृति इतनी सुंदर होने लगी कि जो विरोध कर रहे हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे आपका जो भी विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई ऐसा आलोचनात्मक संबंध भी नहीं है और मौका भी नहीं पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब पौधे लगाएं, सब नदियों को साफ करें, सब पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि ये पर्यावरण आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई और हरी वसुंधरा तैयार करने का प्रयास है। सो अगर वो आए हैं तो उनका बहुत स्वागत है। 2027 की कहते हैं कुछ लोग कि 2027 की राजनीति का परिणाम, फैसला, निर्णय त्रिवेणी की धारा से निकलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके से आध्यात्म को, संस्कृति का निचोड़ राजनीति से नहीं करना चाहिए। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सब त्रिवेणी को मानने वाले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस संस्कृति और उस धर्म का सम्मान करती है, ये एक विषय है। लेकिन 2027 का चुनाव ये एक हिस्सा है और कुंभ हमारी वो सांस्कृतिक विरासत है जो युगों युगों से चली आई है और युगों युगों तक रहेगी। चाहे प्रधानमंत्री पद पर कोई रहे, चाहे मुख्यमंत्री पद पर कोई रहे, पर कुंभ अपने समय पर पड़ेगा। हाँ, उसकी व्यवस्थाएं उस समय के राजा की संस्कृति और धर्म क्या है उस हिसाब से होगी। ठीक है, हमने साध्वी ऋतंभरा, साध्वी निरंजन ज्योति और उमा भारती जी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लिपट कर रोते देखा था। शिप्रा पाठक जी बताएंगे वो रुदन क्या था? प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लिपट कर रोते देखा था।
वो रुदन क्या था? शायद कुछ लोग मेरे मन के भाव को ना समझ पाएं, तो धैर्य से इस पंक्ति को सुनिएगा क्योंकि संवेदनशील बात है। जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया उसके 1 महीने पहले मैंने अयोध्या में संतों के साथ बैठकर, विशेषकर मेरे आदरणीय गोविंद देवगिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, उनको पहली बार उनसे पूछे बिना उनको बताया कि महाराज जी मैं राम जानकी वनगमन पर निकल रही हूँ। और तब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा एक अवसर आ रहा है शिप्रा, जिस पर पूरी दुनिया आंखें टिकाए है, पलकें बिछाए है, और कितने लोग इस आशा में चले गए जिन्हें ये देखना था। तुम वो सौभाग्यशाली स्त्री हो जो इसे देख सकती हो। तो मैंने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं निश्चय कर चुकी हूँ, मैं नवंबर में निकलूंगी। उनका आशीर्वाद लिया। वो जानते हैं मैं जिद्दी हूँ, पिता की तरह ही वो मुझे स्नेह देते हैं। उन्होंने आगे की व्यवस्थाएं की, पर निकलने का कारण ये था, जिसने राम को टेंट में देखा वही तो लिपट के रोएगा। उसी को तो ये पता होगा कि राम का भव्यता से बैठने की यात्रा क्या थी। हम टेंट में जाकर उनको देख के आए हैं और हम रो के निकले हैं, और यही कह के निकले हैं असहाय होके कि प्रभु हम तो बड़े दयनीय हो गए हैं, तुम्हें ऐसे नहीं देखा जाता। आओ राम, उसी विराटता से बैठो। तुम्हारा वनवास तो 14 वर्ष में खत्म हुआ था, अब कितना वनवास और। तो उस आप अगर जो मेरी भतीजी है जो थैले थाली का वो कर रही है, अर्जिता, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो जब भव्य मंदिर में जाएगी तो उसकी भावना वो होगी, क्योंकि उसने तो भव्यता से बैठे हुए देख लिया ना। सो मैंने निश्चय किया, पहले मैं राम जानकी का वनवास देखूंगी, पहले मैं उनका पथ देखूंगी, पहले मैं उनके कांटों को माथे से लगाऊंगी। अवश्य जानकी मेरे जैसी स्त्रियों को बीच बीच में कोई संकेत, कोई संदेश उस मार्ग पर छोड़ के गई हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि इतने साधक हमारे भारत में हुए, इतनी साध्वियां हुई, किसी के मन में ये भाव क्यों नहीं आया, जानकी जी ने मुझे ही ये भाव क्यों दिया कि जाओ तुम मेरे पथ पे जा सकती हो। तो मैं उस मौके से, अवसर से चूक गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब प्रकृति तुमसे कुछ बहुत बड़ा छीनती है तो बहुत बड़ा देती है। तो उस दिन का अवसर मुझसे चूक लिया गया, लेकिन राम ने पूरी तरह से जानकी के साथ अपना वन गमन मुझे दिया। और आज तक मैंने दर्शन नहीं किए लौटने के बाद भी, क्योंकि मैं सिर्फ पर्यावरणविद नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जो आप नए नए शब्द निकालते हैं, एनजीओ की संस्थापक हैं, पर्यावरणविद हैं, वाटर वूमेन हैं, मैं ये नहीं हूँ। मैं नदी की सेविका हूँ। जब तक सरयू जी का जल, जब आप कहते हैं कि राम में प्राण पड़ गए, इसीलिए तो राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसका अर्थ यही हुआ। तो जब राम लला में प्राण पड़ गए हैं तो उनके आगे आप लोटे से सरयू जी का जो जल रख रहे हैं वो तो दूषित है, उसमें तो नाले जा रहे हैं। जब तक वो सरयू जी का जल उतना निर्मल नहीं हो जाता कि मेरे राम लला को इन्फेक्शन ना हो, जब तक राम की उस पूरी धरा में मैं 5 लाख पौधे नहीं लगा देती कि मेरे राम लला जब सांस लें तो शुद्ध वायु उनके नाक से होते हुए उनके शरीर में जाए, क्योंकि मेरे लिए राम जीवंत है, तब तक मैं वहां जाकर दर्शन नहीं करूंगी। और इस संकल्प में 75,000 पौधे अयोध्या के आसपास के परिसर, गोंडा से लेकर अवधपुरी तक लग चुके हैं। अच्छा, ये थैला और थाली अभियान महाकुंभ के उपरांत भी क्या कहीं कुछ मन है कि महाकुंभ संपन्न होगा, सकुशल संपन्न होगा, ऐसी आशा हम भी करते हैं और विश्वास है कि जैसी व्यवस्थाएं चल रही सब ठीक रहेगा। क्या महाकुंभ के बाद भी मन में कुछ है कि ऐसा भाव प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, क्योंकि नदियों को भी, जैसा आपने कहा आप नदी की सेविका हैं, नदियों को सबसे बड़ा हार्म तो शायद प्लास्टिक से ही है, तो ऐसे में क्या कुछ आगे कुछ मन है जिसके लिए? 2017 से हमारा चल रहा है ये प्रकल्प, लेकिन स्लोगन बदलना पड़ता है, लोगों को नए की आदत है। तो इस बार दिया है एक थैला एक थाली। एक हमारा दूसरा प्रकल्प चल रहा है गांव से गंगा, जिसमें हमने काशी से अयोध्या के 1000 गांव निश्चित किए हैं। हर गांव में हम 100 पौधा लगाएंगे, और वो 100 पौधे भी हमारे आयुर्वेद की औषधि वाले लगेंगे। और हर गांव में एक स्थान पर पौधा लगेगा जिसमें स्वास्तिक, कलश, धनुष बाण, शंख, ओम, इनके आकार का हम एक
पौधा देंगे, ताकि जब वो 6, 8, 10 फुट हो जाएगा तो दूर सड़क के हाईवे से भी दिखेगा हमारा स्वास्थ्य एक हरित तरीके से बना हुआ है। ये है हमारी संस्कृति। ये प्रकल्प चलेगा गंगा से गांव, गांव से गंगा। एक थैला थाली अभी चला है, और इसके पहले हमने जो है मिट्टी के दिए और आटे के दियों का प्रकल्प चलाया, तो कम से कम 500 घाटों से प्लास्टिक के दोने गायब हो गए, और अब लोग मिट्टी के दिए में और आटे के दिए में नर्मदा के तटों पर आरती करते हैं। धीरे धीरे सुधार आ रहा है। आज 15 लाख लोग जुड़े हैं, कल 25 लाख जुड़ेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, और युवा जुड़ रहा है और समझ रहा है, ये एक बहुत बड़ी जागृति है। बदायूं से जहां आपका नेटिव प्लेस है, थोड़ी ही दूर पर एक जनपद है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जनपद में एक शुक्रताल नाम का तीर्थ है। निश्चित रूप से आपने जरूर सुना होगा। शुक्रताल कहा जाता है कि वहाँ शुक्र तीर्थ कहा जाता है, वहाँ पे कथा हुई है। बगल में रामगंगा है। लेकिन मैं वहाँ गया था, इलेक्शन था वहाँ मीरापुर सीट पर कवरेज के लिए, तो वहाँ के निवासियों से मैंने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि यहाँ जो गंगा है बहुत जहरीली पानी है, उनका बहुत दुर्दशा है। योगी जी कुछ प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ प्रेरणा की भी ज़रूरत है लोगों को। उनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आए, अपनी उपयोगिता में जागरूकता अगर लाएँ तो कुछ काम होगा। महाकुंभ होने के बाद शुक्रताल का एक चक्कर लगा के आइए, संभव है, मान सकते हैं? मैं ये मानती हूँ कि आपके द्वारा रामगंगा है, आपके द्वारा त्रिवेणी ही ये मुझसे कहलवा रही है, और ये त्रिवेणी का आदेश होगा कि मैं इस बार शुक्रताल को जाके सेवा करूं, झाड़ू लगाऊं, वहाँ के लोगों से बात करूं, तो मैं अवश्य जाऊंगी। एक बार दर्शन करने के लिए गई थी रात में, तो सिर्फ प्रणाम करके आई थी। इतना विस्तार से देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल आपके स्वरूप में जो ईश्वर ने ये आदेश दिया है तो जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ अधिक से अधिक नदियों पर, अधिक से अधिक जंगलों पर मैं काम कर पाऊँ। सीमाएं कम है, हौसला ज़्यादा है, देखते हैं आगे नियति क्या निर्धारित करती है। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल से है लखीमपुर खीरी। नेपाल से सटा हुआ जिला है, नेपाल सटे हुए जिले भी हैं। लखीमपुर खीरी पहला जनपद जो नेपाल से सटता है। जल जंगल जमीन में सबसे रिच जिला है, क्योंकि पूरे वो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, बल्कि पूरे देश में ही भौगोलिक क्षेत्रफल में उतना बड़ा कोई जिला, कोई जनपद नहीं है। आबादी में 15वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश में, तो प्रति व्यक्ति जमीन ज़्यादा है। घाघरा, शारदा, गेरुआ, कौड़ियाला और गोमती पीलीभीत से होकर वहीं से गुजरती हैं। जल भी है बहुत प्रचुर मात्रा में। नेपाल के पहाड़ों से जल आता है घाघरा और शारदा में। इतना जल हो जाता है कि 10-10, 12-12 किलोमीटर चौड़ा फाँट हो जाता है नदी का। गंगा बेसिन से भी ज़्यादा डॉल्फिन है गेरुआ में, और बताने वाले बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र से भी ज़्यादा घड़ियाल है कौड़ियाला में। दुधवा नेशनल पार्क है, चूका वन रेंज पीलीभीत का वहीं से टच होता है, और कतरनिया घाट बहराइच का वहीं से टच होता है। जल जंगल जमीन का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे ज़्यादा शिव मंदिर लखीमपुर खीरी में है। जंगली नाथ, टेढ़े नाथ, गोला गोकर्णनाथ, ओयल का तांत्रिक शिव मंदिर, लीलोटी नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जंगल के बीच में मढ़ा बाबा आश्रम, जहाँ पर एक मान्यता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी मनौती पूरी हो जाती है तो हैंडपंप लगा देते हैं। तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में हैंडपंप लगे मिल जाएंगे आपको। और मढ़ा बाबा का मंदिर बन चुका है। शेर वहाँ रोज दर्शन करने आता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे शाम को वहाँ स्थान खाली हो जाता है, लेकिन प्रसिद्ध ही नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्लेस है, प्रसिद्ध नहीं है। मैंने एक मिशन चलाया था, कहाँ फंसे हो गरीबी और अमीरी में, आओ कुछ दिन बिताओ लखीमपुर खीरी में। एक यात्रा वहाँ की भी आग्रह है, आप अगर कमिट कर देंगे तो आप करेंगे। लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा शिवालय, जिला सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल में, और जिले का 23% हिस्सा जंगल है। एक यात्रा 1 सप्ताह की लखीमपुर खीरी, कहीं गोला गोकर्णनाथ में, मोमदी में, निघासन में, पलिया में या दुधवा में कहीं। सबसे पहले तो मैं दाद देती हूँ आपके डेटाबेस को, क्योंकि इतना आंकड़े आपको उंगलियों पर याद है। तो मैं चाहूँगी आप पंचतत्व संस्था से जुड़ें और अपने ज्ञान से हम लोगों को भी थोड़ा सा हिस्सेदारी रखें, ताकि हमारे पास इतना चलता फिरता
डाटा हो, क्योंकि मैं आभारी हूँ इसके लिए आपका। कोई गूगल से नहीं मिलता। दूसरी बात, गोमती की पदयात्रा मैंने की है 1000 किलोमीटर की, जो मैंने माधो टाडा से लेकर और कैथी धाम तक की है, जिसके बीच में जंगली नाथ, एकोत्तर नाथ, वो जो जहाँ आप हैंड पंप बता रहे हैं उनको एकोत्तर नाथ कहते हैं। और कुछ नाथ ऐसे थे कि मुझे इतना ईश्वर की कृपा थी कि वो बंद पड़े हुए थे। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर उनका दरवाजा खोला और हमने देखा कि शिव जी पर जाले लगे हुए हैं और गंदे पड़े हुए हैं। बोलते महाभारत कालीन। उसको एक इंद्रदेव को श्राप लगा हुआ था और उन्होंने कहा था कि एक रात में आप जितना भी बना लोगे उतना आपकी व्याधि दूर हो जाएगी, ऐसी कहानी थी। और एकोत्तर नाथ वाला जो शिवलिंग है वो रंग बदलता है, और जंगली नाथ में ऐसी गोमती है जो इतना पारदर्शी पानी है। और असल में वो जंगली नाथ में, जंगल में ही हमने 2 रातें बिताई थी और वहाँ रुद्राभिषेक किया था। मैंने, भैया ने वो सारे मंदिर खोले, झाड़ू मंगाई, झाड़ू से साफ किया और उनका जलाभिषेक किया और कहा प्रभु कब से तुम प्यासे बैठे थे हमारे लिए। उनकी पूरी लिस्ट मैंने जो है वो आदरणीय योगी जी महाराज को दी है कि ये बिल्कुल एक अक्षांक पर बने हुए हैं। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि महाभारत कालीन के जो है उनका सबका शिवालय का रूप स्वरूप भी एक सा ही है, लेकिन वहाँ पर पुजारी नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि गांव से कुछ 100-100 रुपए लेकर ऐसा एकत्रित किया जाए, एक पुजारी को बिठाला जाए, उसकी दिनचर्या भी हो और वहाँ प्रतिदिन पूजा होने लगे। और यही बात मोहम्मदी से है शायद, लोकेंद्र जी विधायक जी, तो जब उन्होंने मुझे विधानसभा में गोमती के विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया था, तो मैंने उस समिति में भी, प्राक्कलन समिति में भी ये विषय उठाया था उनके सानिध्य, उनके मार्गदर्शन में, कि आप गोमती के करीब हैं, निकट हैं और आप शिवजी को मानते हैं, तो आप ऐसा करिए कि कुछ ऐसा इनका उद्धार करवाइएगा। आदरणीय योगी जी से आप कहेंगे तो शायद प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो ये यात्रा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे ना कि सावन में कहाँ जाने का मन है, तो मैं आंख बंद करके कहूँगी गोमती के किनारे के शिवलिंग में। शिप्रा पाठक बटर बोन ऑफ इंडिया बोलता है, कोई उन्हें साध्वी भी बोल रहा था कल, हम रिपोर्टर्स में से ही। उन्होंने बोला मैं नदी सेविका हूँ। हमने उनसे जनता के सवाल भी पूछे और जो मेरे अपने अनुभव में है वो जन आग्रह भी उनके सामने रखे। पत्रकारिता का उद्देश्य मेरे लिए कभी धन नहीं रहा। पत्रकारिता का उद्देश्य मेरे लिए मेरे अपने जीवन को सार्थक करना रहा। और मेरी पत्रकारिता, जैसा आप सब मुझे देखते हैं, कि कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती, न वो राजनीति से और मैं कह सकता हूँ न धर्म से। लेकिन ये सच है कि महाकुंभ नगर में आने के बाद प्राणी मात्र में कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर प्रभाव न हो, और मुझे लगता है मुझ पर भी प्रभाव है। और शिप्रा जी तो स्वयं प्रभावशाली हैं, इनका तो दूसरे प्रभाव होता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और सोचिएगा कि क्या आपका भी कुछ योगदान इसमें हो सकता है। महाकुंभ नगर की महाकवरेज के साथ हम जल्द ही मिलेंगे किसी और शख्सियत से, और उनके साथ भी जनता की बात करेंगे और जन आग्रह। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार।